बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़िम अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं, जबकि चेयरमैन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन साहब ने भी सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब कहते हैं कि पुरान एहतजाज जमहूरियत का हिस्सा है, नारकी की इजाज़त नहीं देंगे। विफाक में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत का भी सिलसिला जारी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, जो है विफाक में हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ फार्मूलों की बाज़गश्त है, तो जो मखलूत हुकूमत है वो किस तरह से बनने जा रही है? मुझे तो बिल्कुल अभी तक कुछ समझ नहीं आई। काफ़ी लोगों से बात मेरी हुई और फार्मूले तो ऐसे लग रहे हैं जैसे वो हलीम होता है ना, वो बाज़ दफ़ा के जी हलीम बनाने की तैयारी करें, वो खाना नहीं बनाना आता, तो वो फार्मूला पढ़ के कहीं खाना कैसे बनाया जाए वो किताब पढ़ ली, तो उसको पढ़ के वो हलीम बनाने की कोशिश की, तो पता चला वो अजीब किस्म की लोग कोई ऐसी डिश तैयार हो गई, लोग आके कह रहे हैं कि कोई अजीब सी दाल बनाई है आपने। तो फिर आप बता रहे हैं उनको कि नहीं, दाल भी नहीं है, आपकी हिम्मत भी नहीं हो रही कि कहें कि हलीम पकाई है। कुछ ऐसा गड़बड़ घोटाला हो गया है इस इलेक्शन के नतीजे में। तो अच्छा, मैं बात ज़रा आगे करने से पहले, एक तो सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी आज अपने ओहदे से वो अलग हुए। जमात इस्लामी की सियासत से या उनके तरीक़ाकार से बहुत इख्तलाफ हमें रहा और जाहिर है कि हम इख्तलाफ करते रहे, लेकिन जो तीन जो अमीर हैं उनसे मेरा ज़ाती एक ताल्लुक़ रहा, और सबसे ज़्यादा जो कुर्बत रही वो काजी हुसैन अहमद साहब से रही। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये जो इतने सालों में बहुत कदावर शख्सियत देखी ना सियासत में, और फिर बहुत गिरते हुए भी देखा लोगों को, मतलब ज़मीन पे नहीं गिरते हुए, ज़मीन से भी नीचे गिरते हुए। तो फिर वो शख्सियत जो जहन में आती हैं ना, उनमें काजी हुसैन अहमद साहब या नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब, शाह मंदूरानी साहब, और मैं आज मेरे जहन में शेरबाज मज़ारी साहब आ रहे थे। बहुत कम लोग हमारे जानते होंगे शेरबाज मज़ारी साहब को, या बलोच, आप हज़ार उनके ख़यालात से इख्तलाफ करें, अताउल्लाह महंगल साहब या मरी साहब, यानी कदावर शख्सियत, और बुक्टी साहब, और बहुत से लोग, और मतलब मैं नाम शायद किसी का यहाँ पे मिस कर जाऊँ, लेकिन बड़े अच्छे कदावर लोग सियासत में देखे। यकीनन मेरे जहन में बहुत बेनज़ीर भुट्टो साहबा तनकीद बहुत करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने करीब से मिले हैं बीबी से, वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा कदावर शख्सियत। आप हज़ार इख्तलाफ करें, मुशर्रफ साहब, क्या बात, मतलब डिक्टेटर, ये वो बुक्टी साहब का वाक़या, लाल मस्जिद का वाक़या, उनकी दौर में तो मैं बिल्कुल नज़रियाती तौर पे उनके सामने खड़ा हुआ था, लेकिन मैं बतौर शख्सियत बात कर रहा हूँ, क्या बड़े अच्छे लोग इस अरसे में देखे। लेकिन सिराजुल हक साहब ने बहुत अच्छा किया, और हाफिज़ नईम साहब ने भी बहुत अच्छा किया खुद को अलग करके, और जहांगीर तरीन साहब ने भी बहुत अच्छा किया कि ख़ुद को आगे, पहले जो भी कुछ हुआ, लेकिन मेरा ख़्याल है कि मैंने कभी जहांगीर तरीन साहब की ज़बान से कोई ऐसी बात नहीं सुनी सियासत में कि उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद जो है वो, या उस दौरान भी जब हुकूमत थी भी, तो जहांगीर तरीन साहब की तरफ से मैंने कभी खान साहब के बारे में कोई बात नहीं सुनी। एक दफ़ा कोशिश भी की कि इनके आपस में हो जाए, लेकिन मामला बहुत आगे जा चुके थे, मैं तो दरमियान में ख्वाम में मैंने कोशिश की थी। लेकिन मैं जानता हूँ, ज़ाहिर है इंडिविजुअली भी मुख्तलिफ शख्सियात से, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है ना, ये देखें तो अच्छा। और पीर पगारा साहब ने जो बात की कराची में आज, मैंने पीर पगारा साहब, जो बड़े पीर साहब पगारा थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके साथ भी बड़ा उनके साथ एक ताल्लुक़ रहा। लेकिन ये जहाँ इस वक्त चला गया है ना सारा सिलसिला, मुल्क है हमारा, हम सबका मुल्क है, हमने इसको आगे लेके जाना है, और नौजवान नस्ल है, और बड़ी उनमें शऊर है, और बड़े ज़बरदस्त उनमें वलवला है। तो ये हम क्या उनको, मुझे किसी ने पूछा मुझे शाम को, यार क्या ये जमहूरियतें, इलेक्शंस, ये क्या होता है? मैंने कहा यार मुझे तो ऐसा लगता है कि 1947 से फॉर्म 47 तक आके खड़े हो गए।
ये तारीख लग रही है। मतलब बिल्कुल जो है वो अजीब सा मामला है, क्योंकि इलेक्शंस के नतीजे कितना जोश वलवला, लोगों में एक एक्साइटमेंट होते हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं भाई, ये होगा ऐसे होगा। इस इलेक्शन के बाद जो है वो ऐसी खामोशी छाई हुई है कि जो जीत गए उनको मुबारकबाद हो तो वो समझते हैं मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब किसी को फ़ोन करके हो ना मुबारक को आप जीत गए, वो कहते हैं आप यार क्या मतलब है, आपका क्या मतलब है, मतलब वो आगे से चढ़ाई कर देते हैं। मतलब है कि वो मतलब उनको भी अजीब अजीब सा ही सिलसिला है। अच्छा, दूसरा तो हुकूमत बन नहीं रही। अब फार्मूले ऐसे डिस्कस हो रहे हैं, मैंने कहा हलीम पकाओ, किताबें पढ़ पढ़ के हलीम ऐसे पकाओ, ये मीठे का इसका ये बंटवारा, इसका इसकी टांग वो लेके जाएगा, इसके पाए सीरी पाया उसका, हुकूमत इस तरह बन रही है। इसमें जो इशू है वो ये जो मैं ब्लैक होल, अच्छा इस ब्लैक होल से अब कैसे निकलते हैं, ये फंसे हुए हैं अभी, ये फंस गए इसमें। ये इसमें ना ब्लैक होल मैं कहता था ना कि ये जब डिस्टेबलाइजेशन हो गई है तो वो फिर आगे जाके निकलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले अभी ये ज़रा तमाशा देखें। इशू ये है कि बड़ी कदावर शख्सियत, मैंने कहा ना कि मैं उनको, वो ठीक है पावर और पैसा नहीं होता सब कुछ, हट के भी आप कभी चले जाते हैं तो लोग आपको अच्छे अल्फाज से, अज़हर खान साहब जब उनसे मुलाकातें रही बड़ी, मैंने कहा ना बहुत से नाम में इस वक्त दरमियान में रह जाएंगे बहुत से लोगों के, तो मैं माजरत उन लोगों से भी, और तो मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि इतनी लो लेवल पे तसव्वुर नहीं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं ये मीडिया में आके गलती कर दी, क्योंकि कई जो बुत होते हैं ना इस तरह गिरते हैं आपके सामने, आप कहते हैं यार ये क्या है भाई, ये तो यार हम क्या समझते थे, ये तो यार यहाँ ये क्या है भाई, पैसे इसको दे दो, ये खरीद लो, यूं कर दो, ऐसे कर दो, जेब नहीं देता। अलग हो जाना चाहिए, अलग हो जाए एक चीज़ जो एक, मतलब ये जो बात है ना कि, और खुल के अब तो खुला टीवी पे बैठ के बातें हो रही है ना, इसको खरीदेंगे, ये करेंगे, ऐसे थोड़ा भरम, थोड़ा सा रहने दें, थोड़ा सा पर्दा जो है ना, वो पर्दा ही बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो फिर बहुत अजीब हो जाता है। तो पर्दा ख़त्म हो रहा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि वो जो है ना, अफसोस भी है और एक तरह से ये भी है कि वो चलें कभी ना कभी तो ये ख़त्म ही होना था। अजीब तरह से हो रहा है कि अच्छा अब ये देखें, जब ये असेंबली PDM 2 का नाम दे रहे हैं ना, मैं वो क्लिप नहीं चलाना चाह रहा, मैं हमेशा ही पूछता था कि असेंबली के अगली असेंबली बनेगी तो इसमें जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होगा। अच्छा, उसकी वजह है, एक बहुत बड़ी वजह, उसकी वजह यह है कि ये जो फॉर्मूले चल रहे हैं ना, जब तहरीक इंसाफ इस्तीफे दे गई थी असेंबली से, तो एक खुला, मतलब एक मिल गया था ना, एक बस मतलब हम ही हम वाला मिल गया था, तो उसमें तसव्वुर ही नहीं था कि अपोजिशन। देखें जो हुकूमत बनी थी, यानी इवन जो 2007 की भी हुकूमत थी, 2008 की हुकूमत, उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन बहुत तगड़ा था, चौधरी निसार जो थे वो बड़े तगड़े, वो कई दफ़ा वो पार्टी से, अपनी पार्टी के लाइन से हटके इधर उधर से भी वो बात बड़ी, यानी प्रॉपर आपको एक लगता था कि एक ऑपोजिशन कहीं मौजूद है। अच्छा, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब हुआ ये सारा मामला, वो इस्तीफ़ा दे गए हंस साहब, असेंबलियों में रह जाते तो शायद वो, लेकिन अब वो चले तारीख है, अब वो एक मखलूत हुकूमत, राजा रियाज साहब उधर चले गए तो चले गए उधर, लाला खैर सलाम। अब मसला ये है कि वो अब ये इशू है कि एक ऑपोजिशन लीडर भी होता है, एक तो हुकूमत साजी है ना, उसको छोड़ दें आप, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उसकी पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी पोस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फिर एक ऑपोजिशन होती है, फिर अब फार्मूला क्या डिस्कस हो रहा है। अब मैं इसको देखता हूँ कि किस तरह से, एक तो मैं अपने जो हमारे सियासी और गैर सियासी अकाबरीन हैं उनकी खिदमत में कुछ अर्ज नहीं करना चाहता, उन्होंने फैसला करना है, जैसा करें वो देख लें, ठीक है। लेकिन बात यह सारी कि ये जो ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो होता है ना,
अब ये कि जी ये 2.5 साल, अच्छा ये वो इसराइल में जो हुकूमत बनी थी ना नेतन्याहू, और वो ये उसके अलावा ही कहीं नहीं हुआ कि जी 2.5 साल ट्रंप रह जाए तो 2.5 साल बाइडन आ जाए, 2 साल बाइडन रहेगा तो नहीं, ये इधर ही तमाशा हो सकता है। ये कोई मखलूत नहीं है, ये कोई कौमी भी नहीं है, ये वो क्या कहना चाहिए कि मफादात बाहिमी मफादात कौंसिल के तहत जो है ना ये एक कोई बनेगा जिसका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं होगा। यह हो सकता है हो जाए, चलें ठीक है, नज़रिया ज़रूरत के तहत। लेकिन आप इसमें यह देखें कि इसमें मुखालफिन बैठ के ये फैसला कर रहे हैं, ये इत्तेहादी बैठ के फैसला कर रहे हैं कि हम में से लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होगा। तो पहले ऐसा है कि पहले कुछ अर्से के लिए आप बन जाएं वज़ीर, आप वज़ीर आज़म बन जाएं, मैं वज़ीर, मतलब ये मैंने देखिए पीपल्स पार्टी जो पंजाब है ना उसमें बड़ी रिजेंटमेंट है बहुत ज़्यादा, और पीपल्स पार्टी पंजाब जो है वो इस वक्त एक बिल्कुल, और सिंध से भी पीपल्स पार्टी सिंध के भी जो रहनुमाओं से मेरी बात हुई तो वो भी बड़ा प्रिंसिपल स्टांस लेके खड़े हुए हैं इस वक्त। मुझे नहीं पता कि क्या फैसला करते हैं। मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी पहली दफ़ा मैंने देखा है कि वो मियाँ साहब को बात एक तो कन्वे नहीं कर पाते उनके रहनुमा, लेकिन पहली दफ़ा मैंने मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं के अंदर भी रिजेंटमेंट देखी है। रिजेंटमेंट से मुराद ये कि वो भी अपनी क़यादत के वो खामोश हैं, वो या तो देखे ना वो तो पार्टी में या तो शायद खान अब्बासी बन जाएंगे या वो भी बात कह रहे हैं कि यार ये मियाँ साहब कुछ ये मतलब इस मामला तय होते हैं हमेशा, इस तरह नहीं होना चाहिए, ये कुछ अजीब सा ही लग रहा है मामला कि यार हम पंजाब हमारी बेस रही है, और मतलब है कि आपको पता है 97 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज की सिंध में भी हुकूमत थी, गौस अली शाह साहब वज़ीर आला थे सिंध के। तो बात यह है कि ये जो ज़ाहिर है उसमें पीपल्स पार्टी की सीटें उसमें ले ली गई थी या जो भी हुआ था, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि एक बिल्कुल एक अजब सा मामला होता है ना कि वो जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, अच्छा मैंने भी ये पूछा, मैंने कहा यार मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं कि ये जो कायदे ईवान होगा, जो वज़ीर आज़म होगा, आप उसको वोट डाल के उधर बैठ जाएंगे तो उसके पास तो अक्सरियत होनी चाहिए ईवान की। देखिए ना, ईवान की अक्सरियत तो उसके पास होनी चाहिए, जो वज़ीर आज़म है उसके पास, यानी 2 बेंच है ना, ऐसे बेंचेस हैं, तो इन बेंचेस पे लोग ज़्यादा होते हैं और इधर कम होते हैं, तो फिर ये पार्लियामेंट का रंग रूप बनता है ना। तो कह रहे उधर नहीं, उधर वो तहरीक इंसाफ को उधर भी नहीं बैठने देना। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा फिर किस तरह से? कह रहे नहीं वो ऐसा है कि उधर हम वोट दे के फिर इधर बैठेंगे आके। मैंने कहा आप इधर बैठेंगे तो उधर अक्सरियत ख़त्म नहीं हो जाएगी, उधर तो अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी, आप तो अपोजिशन में चले गए तो उधर तो वज़ीर आज़म की अक्सरियत नहीं। तो उन्होंने कहा वो तो फिर सदर कह सकते हैं ना इत्तेमाद का वोट लो, तो सदर भी अपना होगा, वो कहेगा ही नहीं। मैंने कहा ये कैसा फार्मूला बनेगा कि यानी अपोजिशन में ज़्यादा लोग होंगे, हुकूमत से ज़्यादा लोग अपोजिशन में होंगे? मैंने कहा जैसे हो अभी तक तो यही हो। मैंने कहा यार अच्छा, अब जिनसे बात हो रही थी वो बताते हो खुद बड़े एक सीनियर है नुमा मुस्लिम लीग नून के, वो परेशान हो रहे। मैं कहते हैं डॉक्टर साहब बस छोड़ दें बस आप। मैंने कहा यार ये किस तरह का, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मतलब एक वज़ीर आज़म है, मतलब इधर तहरीक इंसाफ है, ठीक है, तो इधर आप तहरीक इंसाफ को रहने दें और इधर आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आप साथ दोनों इधर आ जाएं। कहते हैं नहीं, हमने जो है ना लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हमने। मैंने कहा यार इधर तो छोड़ दो ना, फिर कहते हैं नहीं इधर भी लेना है, वो सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, वो फिर बिलों में पास होना, ये होना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये वो सारा, तो फिर वो उधर से इधर हो जाएंगे, इधर से। मैंने कहा यार ये तो कुछ, मैंने कहा आप कितने सालों से सियासत में? कहते हैं डॉक्टर साहब भी बस ये कुछ अजीब ही हो रहा है, हमारा भी दिल तो नहीं है लेकिन बस अब क्या करें। मैंने कहा यार ये तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह का फार्मूला है। मतलब है कि वो फिर जब बिल मंजूर होगा तो कह रहे हैं हाँ वो शायद तहरीके उधर से वो इतराज़ किया करेंगे, हम पास करवा दिया करेंगे, फिर इसी तरह से हुआ करेगा, इसी तरह से हुआ। मैंने कहा यार ये तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है? मतलब कोई डिबेट भी नहीं होगी, कोई डिस्कशन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये एक देखते हैं अभी रंग रूप में आता है सामने, लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात होगी
कि ऑपोजिशन बेंचेस पे अरकान ज़्यादा होंगे। अभी तक जो बात मैंने समझी है, अगर ये फैसला होता है मखलूत हुकूमत का, और हुकूमत के बेंचेस पे कम होंगे, यानी फिर ऑपोजिशन जो है उसका लेकिन वजीर आजम नहीं होगा। बस इसको इतना, ये जितना मैं समझ में आया, मेरे आया, मैं इतनी बात करता हूँ। वजीर आजम का वोट वो इधर देके फिर वो इधर आ जाएंगे, और उनको कभी अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि उन्होंने कोरम की या कह दिया कि जी आप वोट लें, तो इधर से वो उठ के इधर चले जाएंगे, इधर वोट डाल के फिर इधर आ जाएंगे। ये कुछ अजीब सा है। अगर अक्सरियत मिल जाती ना किसी एक पार्टी को, पीपल्स पार्टी को मिल जाती, तहरीक इंसाफ को मिल जाती, मुस्लिम लीग नून को मिल जाती, तो ये मामला इतना गड़बड़ ना होता। इसमें अब ये आज़ाद अरकान, ये वो आगे पीछे, वो सारी फरोई बातें हैं, वो तो फिर तो हम देखते ही आ रहे हैं ना इतने अशरों से, वो तो छोड़ दें आप। लेकिन ये है कि ये इस पार्लियामेंट की शक्ल नहीं बन रही। बाहर से लोग पूछ रहे हैं कि इसको हमारी बात किसको दें, पता ही नहीं, तो समझ ही नहीं आ रहा। वो कह रहे हम भी जीत गए, हम भी जीत गए। तो ये मेरा ख्याल है कि ज़्यादा देर ये फार्मूले चलेंगे नहीं, आज या कल या परसों तक, और इसका इमेज बढ़ा है। तो इलेक्शन वैसे ही मुल्क को मज़ीद, ये अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो है वो थोड़ा, आज उन्होंने जो भी बात की उससे हटके, लेकिन वो एक होता है ना कि एक वो जैसा भी था ना सेटअप चल रहा था निगरान, लोगों को उम्मीद होती है इलेक्शन, वो इलेक्शन के बाद बिल्कुल जो है ना वो समझ ही नहीं आ रहा कि, मैंने आपसे कहा ना कि किसी को मुबारकबाद हो, वो कहता है मजाक उड़ा रहे हो मेरा, वो गुस्सा। अब देखें मीडिया पे गुस्से में सब गुस्सा 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 गुस्सा, वो उनको मतलब पकड़ के मैं जीत गया मैं जीत गया हूँ, मुझे मतलब मुबारकबाद नहीं जाओ, तो कहते हैं अच्छा मजाक उड़ा रहे हो। ये अजीब सूरत है। तो देखते हैं क्या इसकी शक्ल निकलती है। लेकिन इसमें मेरा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर, मेरा अपना ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर अब भारी जिम्मेदारी है। भारी जिम्मेदारी इसलिए है कि उनको देखें ना, सिराजुल हक साहब, पीर साहब पगारा, जहांगीर तरीन साहब, मतलब है कि लोगों ने, मतलब है कि अब वो क्या फ़ैसला करते हैं नवाज शरीफ साहब, क्या वो शहबाज शरीफ साहब को करते हैं आगे, ख़ुद बनते हैं, क्या इस तरह का सेटअप बनाते हैं। वो जरदारी साहब क्या करते हैं। अच्छा जरदारी साहब देखिए, इशू जो है ना वो इस वक्त ये आ गया है कि जो पब्लिक पल्स है ना वो बिल्कुल किसी और उस पर है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मुस्लिम लीग, एंटी मुस्लिम लीग नून, हमेशा एक मुस्लिम लीग का वोटर है, स्ट्रांग है, और एक एंटी मुस्लिम लीग वोटर है पंजाब का, वो पीपल्स पार्टी का वोटर है, वो चला गया पीटीआई में बहुत बड़ी तादाद में, और वो इसीलिए गया कि वो एक तासुर मिला के जी वो 2008 के बाद। तो बात ये है कि अब वो, ये तो आज स्टॉक मार्केट का हाल देखें आप, तो उम्मीद है कि एक आध दिन के अंदर ये वाज़े होगा, और ये इंतशार मज़ीद जो हंगामे हो रहे हैं पूरे मुल्क में, और अजीब सा ये, लेकिन उसकी कुछ शक्ल बनेगी पार्लियामेंट की। पहले तो देखें ना, वो खुद रिज़ाइन कर गए थे, तहरीक इंसाफ की तो शक्ल ही नहीं थी उस पार्लियामेंट की, वो तो रिज़ाइन कर गए थे। वो होते रहते तो एक शक्ल उसकी बनती। तो ये तो अजीब खिचड़ी पक गई है ना मतलब है ये कैसे बन गई है। मतलब वो तो वहाँ तो कह सकते हैं ना आपके जी वो तहरीक इंसाफ, और वो गलती की थी उस वक्त, उनको रियलाइजेशन बाद में हो रही थी, उन्होंने कहा, किसी ने कहा मुझे ये वो जो भी हुआ बारा। लेकिन अब इसमें ऑपोजिशन कौन होगा, ये है इंपॉर्टेंट बात। और क्या तहरीक इंसाफ के पास ऑपोजिशन नहीं रहती तो उसके नतीजे में फिर क्या एक सूरत हाल जन्म लेगी। तो ये अभी देखते हैं कि ये मामला जो हैं, और इसमें इलेक्शन कमीशन, अदालतें, बाकी हमारे जो, देखते हैं कि मामला किस तरफ जाते हैं। लेकिन ये है कि ये मज़ीद अदम इस्तेकाम पैदा हो, बुरा तासुर, बुरा क्या, बहुत ही बुरा तासुर सही, और इसको जल्द ख़त्म करना ज़रूरी है। ख़ित्ते के हालात और वाक़यात बहुत मुतहम्मिल नहीं हो सकता पाकिस्तान बतौर रियासत के अब इस अदम इस्तेकाम को जारी रखें। तो आपको किसी ना किसी, इसको कोई रंग देना होगा इस पार्लियामेंट को। इसको अपोजिशन कौन होगी, फिर हुकूमत, लेकिन सबके अपने नुक्ते हैं कि भाई नून के पास भी नंबर्स नहीं है, उनको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है, पीपल्स पार्टी को उनकी ज़रूरत है, भाई दोनों उधर बैठ जाएंगे जाके, तो फिर अपोजिशन
इधर आ जाएगी पीटीआई के पास तो वो भी एक रौला पड़ेगा। तो मतलब गूफअप हुआ मामला भी। ये जब कोई शक्ल लेता है, ये नहीं फार्मूला मुझे समझ में आ रहा कि 2.5 साल उधर वोट देके ये कुछ जो है ना, ये बड़ा अजीब से हो गया मामला। अच्छा, इस नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब, देखिए ना, ये अब इनको फैसला करना है ना, और मौलाना साहब को। मौलाना साहब क्या फैसला करते हैं? जो मजहबी जमातें हैं, जो हमारी पुरानी मजहबी जमातों में एक जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत ज़ाहिर है इस वक्त मौलाना साहब की तरफ, अब देखते हैं कल तक क्या सूरत है। अच्छा, तो ये बहरहाल ये अब पिछले 24-48 घंटों में एक तो रफ़ा, जिसका हमने कल भी जिक्र किया था, उस पे कल मकामी वक्त के मुताबिक कोई रात के 2 बजे शदीद तर बमबारी हुई, बहुत ज़्यादा शदीद बॉम्बिंग शुरू हुई। उसमें सैकड़ों की तादाद में लोग शहीद हो गए, बच्चे, औरतें। और रफ़ा जो है ये बिल्कुल गज़ा का वो इलाका जो कि बिल्कुल यानी जो कि मिस्र के साथ लगता है। रफ़ा का गांव पहले बात कर चुके हैं, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। एक हिस्सा गज़ा पट्टी में चला गया था रफ़ा का गांव, और एक जो है मिस्र के पास, लेकिन दरमियान में वो बफर जोन बन गया, तो उजड़ी हुई बस्ती है रफ़ा। उसका थोड़ा सा हिस्सा है जो कि गज़ा में रह गया। और सारे जो फ़लस्तीन में जो गज़ा के लोग हैं वो चूँकि शुमाली गज़ा में, गज़ा शहर में और जनूब में, तो यहाँ पनाह ली हुई है। खान यूनस के बाद बिल्कुल ही वो थोड़ा सा इलाका है, 12-14 लाख लोग यहाँ पे बॉम्बिंग शुरू हुई शदीद किस्म की। और इस दौरान जो है वो लातादाद लोग शहीद हुए। इस दौरान इसराइल ने की तरफ से उनके जो शिनबेत और जो उनकी फ़ौज है, उन्होंने कहा कि हमने एक बिल्डिंग से 2 यरगमाली जो हैं अपने रिहा करवा ली हैं इस दौरान। और ये हमारा एक डाइवर्जन था, जो हमने रफ़ा की तरफ बॉम्बिंग की, लेकिन हमने जो जिस इमारत से छुड़ाया है वो रफ़ा में नहीं थी, बल्कि सेंटर ऊपर में थी, जो गज़ा सिटी के इलाके में। और 2 हमने वहाँ से यरगमाली अपने रिहा करवा ली। अच्छा, इस दौरान जो है ये रफ़ा से 2 यरगमाली तो रिहा उनके हो गए, लेकिन इशू ये है कि अब मामलात बहुत बिगड़े हुए हैं मशरिक़ वस्ता के, बहुत, या मगरबी एशिया के। और वो इस तरह से बिगड़े हुए हैं कि एक तो ये जंग जो है ये तूल पकड़ रही है, और तूल पकड़ते पकड़ते अब ये जा रही है, अमरीकी सदर भी एक ऐसी पोजीशन में आ गए हैं प्रेसिडेंट बाइडेन के, अब ना उनसे वो यूक्रेन का मसला उनकी टर्म में हल होता नज़र आ रहा है, और ना उनका मसला जो है ये मगरबी एशिया या मशरिक़ वस्ता के मसाइल हल होते नज़र आ रहे हैं। अब चाइना को, ताइवान को, उनको तो भूल जाएं उधर क्या होना था क्या नहीं होना। और दूसरा जो मामला है वो ये है कि जो यानी आज जो तुर्की के सदर हैं रजब तैयब एर्दोगन, वो मुत्तहिदा अरब अमारात, वहाँ पे वर्ल्ड समिट हो रही है, दुबई वर्ल्ड समिट, और फिर उसके बाद वहाँ से वो काहिरा मिस्र, और ये उनका मिस्र का 2012 के बाद पहला दौरा है। और वहाँ पे वो मिस्र में उनकी मुलाकात जो है वो ज़ाहिर है कि यहाँ पे जो शेख मोहम्मद बिन ज़ैद की दावत पे आ रहे हैं। ये भी एक तारीखी दौरा है। मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की और सऊदी बड़े करीब आए हैं पिछले सालों में, बड़े ज़बरदस्त इनकी इन्वेस्टमेंट्स, ताल्लुकात और ज़बरदस्त। और फिर यहाँ से जो मिस्र है वो एक तारीखी दौरा होगा कि 2012 के बाद वो जो ताल्लुकात में बिगाड़ आया था वो ख़त्म होने जा रहा है। अच्छा, वो जब मिस्र पहुँचेंगे तो इसी दौरान, उससे पहले ये तो है ना जो कि सफारती सतह पे हो रही है, मामलात हो रहे हैं, इसी दौरान वो जो मुज़ाकरात हो रहे थे, पीस प्रोसेस, वो ख़त्म नहीं हुए अपनी जगह, वो अपनी जगह जारी हैं। वो जो था ना कि जंगबंदी होगी और फ़लस्तीन नहीं रहा, उस पर प्रेसिडेंट बाइडेन अभी तक लगे हुए हैं कहीं ना कहीं। प्रेसिडेंट बाइडेन के बारे में बात की जा रही है कि जी उन्होंने वो प्राइवेटली गालियाँ देते हैं नेतन्याहू को, लेकिन जो प्राइवेटली गालियाँ देते हैं वो पब्लिक में क्यों नहीं देते ये अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन वो बस प्राइवेटली, और अभी दबाव बढ़ना शुरू हो गया कि आप प्राइवेट में अकेले में गालियाँ क्यों देते हैं उसे। कहते हैं इस आदमी ने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम में डाला, उसको गालियाँ उससे भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं नेतन्याहू के, लेकिन वो ज़बान पे उनके
वो पब्लिक के सामने नहीं आता। हालांकि कुछ उनके अल्फाज ऐसे हैं जिनके बारे में ट्रंप उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि वो ज़्यादा उम्र की वजह से कुछ अल्फाज अदा करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उससे ज़्यादा जो इशू है वो है सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन। लॉयड ऑस्टिन के बारे में जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से जो इलामिया जारी हुआ है, वॉल्टर रीड मेडिकल सेंटर, ये 6 स्लाइड अगर हम दिखा सकें तो उनका हेल्थ स्टेटस जो है वो कहा तो जा रहा है कि बेहतर है अब, लेकिन ये कि वो इंटेंसिव केयर में दाखिल है। अच्छा, अमरीकी सेक्रेटरी दिफा की बात हो रही है, अमरीकी सेक्रेटरी दिफा, और ये इस वक्त जो है ये प्रोस्टेटिक कैंसर इनको डायग्नोज हुआ है, और ये पिछले महीने भी अचानक दाखिल हो गए थे और एक बड़ी खप पड़ गई थी, इनके इस्तीफे के मुतालबे शुरू हो गए थे, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन इनके साथ खड़े हैं। तो इनके जो डिप्टी हैं उनको सारी पावर्स इन्होंने दे दी हैं और ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। इन्होंने ये अगले 1 या 2 दिन में ब्रसल्स आना था और म्यूनिख जाना था। म्यूनिख इसलिए जाना था कि अगले ये 2-4 रोज़ हैं वो जिसको कहते हैं ना डेवॉस ऑफ डिफेंस, तो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है जुमे को म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उससे पहले मेरा ख्याल है जुमेरात को नेटो का इजलास है। तो जो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें एक तो वहाँ पे सऊदी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो शरीक हो रहे हैं, फिर उसमें जो है वो शाह अब्दुल्ला जॉर्डन से वो शरीक हो रहे हैं, शायद शाह अब्दुल्ला जो है वो वाशिंगटन भी जा रहे हैं उसके आगे पीछे, और वो प्रेसिडेंट बाइडेन से भी उनकी मुलाकात होने जा रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जॉर्डन के बारे में जहन में रखें कि ये बात पहले मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि उर्दन जो है ना, उर्दन में जो रहने वाले लोग हैं वो फ़लस्तीनी हैं, यानी जो उनकी जो यानी आप कहा जाए कि नस्लन जो है वो यानी उर्दन के लोग, जो उनकी जो जनरेशन है वो फ़लस्तीनी है, फ़लस्तीन का इलाका है जिसमें उर्दन है, मतलब इस तरह समझ लें आप, ठीक है ना, मगरबी किनारा मशरिकी किनारा, तो वो फ़लस्तीनी है, ठीक है। ये सारा फ़लस्तीन था ना, तो ये भी फ़लस्तीनी है। तो फिर उसमें मुल्क बने, कौन सा किसका हिस्सा है, किधर से तकसीम हुई, लेकिन वो जो एथनिक बेसिस पे वो पैलेस्टीनियंस हैं अक्सरियत वहाँ, ये नहीं कि पॉपुलेशन बाहर से आने वाले लोग, जो असल उर्दन के लोग हैं उनकी बात करूँ। तो अब उर्दन और वैसे भी एक ज़बरदस्त और प्रेशर चारों तरफ से, और बड़ा एक ज़बरदस्त मुल्क है, और वो देख रहा है सूरत हाल को कि ये कहाँ पे सूरत हाल है, जो कुछ हो रहा है वो जाहिर है कि उसमें बड़ा स्टांस लिया हुआ है किंग अब्दुल्ला ने। अच्छा, अब ये इसमें अब आप ये देखें ना कि जंग चल रही है और शिद्दत आ गई है। विलियम बर्न्स फिर दोबारा CIA के डायरेक्टर, फिर कायरो, वो कायरो में मुज़ाकरात फिर वो चल रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हो रहे, क्योंकि ये जो जंग है ये फंस गई है। फिर दोबारा हुतीज़ ने रेड सी में दोबारा मिज़ाइल चलाए हैं, जिस पे हम कल ज़रा बात करेंगे कि ये रेड सी के अंदर क्या मामला है। अब ये जो यूक्रेन वाला मामला है ये ख़राब इसलिए हो गया है कि जो ट्रंप साहब ने बयान दे दिए, है कि जी जो हमें पैसे नहीं देगा तो उसको तो मतलब उसका जो है वो रशिया को हम इजाज़त दे दें। ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर है ना, ये 1949 में जब नेटो बनी है। अच्छा, नेटो की बहुत इंपॉर्टेंस कई हवालों से, नेटो बड़ा ज़रूरी है अमेरिका के लिए। अब कहेंगे अमेरिका के लिए पैसों का हिसाब नहीं है सिर्फ, और भी बहुत सी वजूहात हैं। रशिया जो है, रशिया जब सोवियत यूनियन था, तो जब तक सोवियत यूनियन था तो काज़ाकिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस, इन यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स थे। सोवियत यूनियन के जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो बेलारूस में भी थे। अब जो भेजे ना पुतिन ने, तो अब तो दूसरे मुल्क में भेजे हैं ना। पहले बेलारूस हिस्सा था सोवियत यूनियन का, तो बेलारूस, यूक्रेन ने अपनी, या काज़ाकिस्तान ने, यहाँ पर जब ये मुल्क आज़ाद हुए तो इन्होंने कहा कि जी हम अपने न्यूक्लियर आपको वापस कर रहे हैं और उसके बदले में हमें सिक्योरिटी गारंटी दी जाए, तो इन्होंने अपने न्यूक्लियर रशिया को दे दिए।
लेकिन इस दौरान जो है वो बहुत से मुल्क ऐसे थे जहां पर अमेरिका भी कोल्ड वॉर के दौरान, नेटो के दौरान अमेरिका अपनी न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेकर आ गया था, और एक ज़माने में तो वो बहुत तादाद बहुत बढ़ गई थी 70 की दिहाई में। लेकिन वो बेल्जियम में, बरतानिया में फिर 54 से न्यूक्लियर वॉरहेड्स अमेरिका के हैं। ये हम नक्शे, ये काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस का अगर हम देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, ये कई जगहों पे अमेरिका के जो हैं ये काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की जो लेटेस्ट है, तो यहाँ पर उनके न्यूक्लियर, ये मतलब बेसिस नहीं है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात हो रही है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स। और रशिया ने कहा था कि हम बेलारूस में ला रहे हैं। तो कई मुल्क ऐसे हैं जो, अच्छा फिर एक, अच्छा टर्की में भी, टर्की नेटो का हिस्सा है, टर्की में भी। और ये ज़हन में रखें कि जब वहाँ फटा हुआ था, ये जिसको हम कहते हैं ये क्यूबा का क्राइसिस हुआ था, तो वो टर्की से रिलेटेड था कि टर्की के अंदर आए थे तो उधर से क्यूबा के अंदर सोवियत यूनियन ने मूव किया था। तो ये इस तरह इतना आसान, और फिर ये नेटो जो है वो नेटो की एक्सपेंशन की वजह से ही तो ये यूक्रेन का झगड़ा हुआ, जॉर्जिया का मामला पहले हुआ, फिर ये बाकी। तो एक तरफ तो नेटो की एक्सपेंशन हो रही, दूसरे ट्रंप कह रहे हैं कि जी वो जो पैसे देगा हम उसका साथ देंगे, बाकी मैं पुतिन को इजाज़त देता हूँ। उस पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल है यूरोप के अंदर कि भाई ये क्या हो रहा है मामला। और रिपब्लिकन्स भी खड़े हो गए हैं कि भाई आप ये नेटो के, ये अचानक क्या हो गया, इनसिक्योर हो रहे हैं वहाँ पे। और ये जो है ये इतना ज़्यादा मामला ख़राब हुआ यूरोप के अंदर कि मैं सिंपली इसमें ये देख रहा था कि ये जो गार्डियन ने लगाया ना 7th कि नेटो के चीफ ने कहा कि ट्रंप ने यूएस और ईयू की ज़िंदगियां दांव पे लगा दी हैं। मतलब एग्जैक्ट ये उनका बयान है कि जो ज़िंदगियां हैं वो दांव पे लगा दी हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है, एन आउटबर्स्ट बाय ट्रंप और नेटो, जो 9th स्लाइड है, मे पुश यूरोप टू गो इट अलोन। अच्छा, लेकिन ये वो फीलिंग है कि जो अमेरिका में है, मजमूई यूरोप में है। अच्छा, दोनों जगहों पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अमेरिकन जी कहते हैं कि भाई ये हम तो यूरोप को सिक्योर कर रहे हैं, ये तो रशिया खा जाएगा इनको। वो यूरोप ही कहते हैं कि ये हमें हमारा फटा करवा के ये अमेरिकन का निकल गए, और ये आगे जाके तो ये मुल्क सारे जो हैं ये एक्सपेक्ट कुछ कर रहे थे, कुछ होगी, ये फ्रोजन होता है ना कॉन्फ्लिक्ट, ये बड़ी खराबी की तरफ, और आगे ट्रंप के आने के चांसेस हैं दोबारा। अच्छा, अब इस पूरी पिक्चर में ये दबाव इधर दाएं, गुंतानामो बे से वो जो 2 रह गए थे उनको भी आज अमेरिका ने वापस भेज दिया अफगानिस्तान। अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा। इसको अब स्टार्ट करें आप इंडोनेशिया के इलेक्शंस, आप उसके बाद ये, अच्छा इंडिया के वो कतर ने इंडिया को डिप्लोमेटिक सतह पे बड़ी सक्सेस मिली है। वो कतर में जो उनके लोग थे वो रिहा हो गए, जिनको जासूस में पकड़ा हुआ था कतर, वो उनको डिप्लोमेटिकली बड़ी एक अच्छी, आप समझें कि उनके लिए खबर है। तो बात ये कि बहुत कुछ हो रहा है। मैंने आपसे वही कहा ना कि यहाँ मामला कुछ इतना अजब है इस वक्त कि वो जो है ना कि लोग करेंगे, मतलब है कि वो बिल्कुल जो ना लोग ही देख रहे हैं कि यार ये क्या पक रहा है। अच्छा, उसका कोई वो किसी किस्म का वो होता ना कि वो मतलब गली मोहल्ले के अंदर होता है ना कि वो बच्चे को, छोटे बच्चे भी जो है ना डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वो बच्चे कहीं गुल्ली डंडा खेल रहा है, कोई कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, कहीं वो लूडो खेल रहे हैं, वो हर जगह इतने लेवल पे जाके जो है ना वो चीज़ों का डिस्कस हो रही है कि वो बंदा कहे कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से इस बात पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि नताइज जो हैं थोड़े डिले हो गए, और अमानुल हक काकर साहब ने कहा कि 2018 में जो है 66 घंटे लगे थे और इस दफ़ा जो है 36 घंटों में नताइज मुरतब हुए। देखें, ये तहरीक-ए-इंसाफ का या अनवारुल हक काकर साहब का इशू है ही नहीं। ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक बतौर रियासत आप कोई मतलब उस रियासत में कोई जमहूरियत है, कोई हाइब्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड की भी कोई शक्ल निकलती है ना।
मतलब हाइब्रिड तो हमेशा ही होते हैं वो, मतलब आप, ये तो पाकिस्तान में मुझे नहीं पता, मतलब अदारे और सियासतदान साथ ही मिलके चलते हैं सारे, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि माशाल्लाह बहुत लगे हुए हैं, देखे ना, तो उसके नतीजे में जमहूरियत आई, फिर कुछ हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, लेकिन उसके नतीजे में ये तमाशा कभी नहीं लगा। और ये ज़्यादा अरसे इसलिए उसकी वजह है कि लोगों में बेचैनी, देखे ना, अब बिल जो हैं बिजली के अब आने हैं, गैस के बिल अब आने हैं, IMF की टीम्स आ रही हैं, जो कुछ पाकिस्तान के बारे में बाहर का मीडिया लिख रहा है वो तो अब आप बताना शुरू कर दूं तो वो तो उसका कोई ख़त्मा ही नहीं होगा। तो बात यह है कि वो जो ये इलेक्शंस को इस तरह से जो है ना, ये अजब से अंदाज में हुए हैं, और इसमें देखें पीपल्स पार्टी की तो पूरी कोशिश ये है, और वो कामयाब भी हो जाएगी पीपल्स पार्टी की, अगर वो वज़ीर आज़म पहले इनका बनवा देती है कि अच्छा पहले 2.5 साल आप बन जाए, ठीक है, वज़ीर आज़म भी आप बन जाए, वज़ीर ख़जाना भी आप बन जाए। और मैंने बात सिर्फ इसलिए की कि मियाँ साहब के ऊपर इसलिए जिम्मेदारी है ज़्यादा, मियाँ साहब के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मियाँ साहब वो जो हमारी एक आप समझें कि वो जो एक यानी पुरानी रवायती सियासत के जो यानी आप कह सकते हैं ना कि बड़े हैं सियासत में इस वक्त, जरदारी साहब भी हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब को उससे पहले से हम सियासत में देख रहे हैं ना, जरदारी साहब को भी देख रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ज़्यादा फाल। अब उस दौर से नवाज शरीफ साहब यहाँ तक, या मौलाना साहब भी बाद में फाल हुए, ठीक है, लेकिन तो मैं से भी कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब को अब जो है ना कि जी पंजाब की इस सिचुएशन के बाद जो कुछ पंजाब में हुआ है, KP को तो आप छोड़ ही देना, या बलूचिस्तान को भी छोड़ दें आप, या सिंध को भी छोड़ दें। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि क्यों नहीं जा रही मुस्लिम लीग नून, सिंध में दौरे क्यों नहीं कर रही, मुझे नहीं पता, मुझे समझ ही नहीं, मैं हकीकतन इस बात को नहीं समझा कि बिलावल यहाँ जब आ रहे हैं तो ये वहाँ जा क्यों नहीं रहे, क्या हुआ है आखिर में। फिर वो GDA के साथ सादर रफी साहब बड़े फाल हुए थे एक ज़माने में, GDA के साथ गुफ्तगू में, MQM के साथ भी हुए थे, GDA के साथ भी हुए थे, फिर क्या हुआ अचानक कि वो GDA को उन्होंने, मतलब कुछ अजीब सा मामला हुआ। तो वो या तो पहले से अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई ऐसे ही होना है, लेकिन फिर उसमें एक अजीब सा फैक्टर आ गया, वो PTI का आ गया कि अब PTI को कहाँ एडजस्ट करना है। तो उसमें वो होता ना अजीब सा वो एक ये सारा से इसको थोड़ा सा और मैं वाकई अब सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं पिटीशन, अब आगे जा रही हैं ना इलेक्शंस के हवाले से। इलेक्शन कमीशन तो गायब हो गया ना, वो आज अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने, उनको तो एक ही काम था 5 साल में, अब तो इलेक्शन कमीशन तौहीन वॉइन इसको छोड़ दें, वो तो बस जो उन्होंने होना था वो हो गया। वो तो बात ये है कि जो अब होना है वो अब अदालतों में और ट्रिब्यूनल्स में, और ये मतलब है कि अब उसमें ये इंतशार इससे ज़्यादा फैल तो नहीं सकता ना। मैंने आपसे कहा ना कि ये जब एक ख़ास हद तक जाके ना वो रियासतें काबू कर लेती हैं, रियासतें कभी सोशल अनरेस्ट पैदा नहीं होने देती, मुजाहरे, ये वो जो एक रियल पल्स होती है ना पब्लिक की पल्स, उस पर कभी रियासतें बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट। पब्लिक पल्स इस वक्त ये नहीं है, पब्लिक पल्स ये नहीं है। पब्लिक पल्स ये है कि बिजली का बिल, गैस, एलीट कैप्चर अक्रॉस द बोर्ड, ये नहीं कि अब PTI के लोगों को भी आप वो जो पैट्रियट बन गई और ये छोड़ दें, ये पुराने ये ओल्ड कहते हैं ना ओल्ड प्लेबुक्स को फाड़ के फेंकते, बहुत हो गया। इशू ये है कि ये जो है ना ये आप लोगों का इशू ये खान साहब का खुद कहना था कि अगर ये मेरे उस वक्त इलेक्शन हो जाते, PDM की हुकूमत ना आती तो मारते। ये खुद उनका बयान है कि ये बुज़दार साहब की जो परफॉर्मेंस हो बाकी हम हार जाते इलेक्शन, इन्होंने आकर अपने गल। अब ये फिर आके इस वक्त अगर कोई शख्स हंस रहा होगा बैठ के, खुश हो रहा होगा तो अडयाला जेल में गए, क्योंकि उसकी वजह ये हुई है कि वो जो पल्स जो बयानी है ना, एक तो बयानी में मारे गए, उसके बाद ये कि हर कोई शख्स जो है वो ये वजारत वो वजारत, फलाना चेयरमैन, इसका चेयरमैन, उसका चेयरमैन। भाई वजारत ख़जाना कौन देखेगा, ये FBR को कौन ठीक करेगा, ये महंगाई इतनी बड़ी काबीनाएं बनेंगी सूबों में भी, मरकज़ में भी, और बहुत
जो है ना अजब सिस्टम बन जाएगा, जिससे खुद इन जमातों में मौजूद जो अमायदीन है वो परेशान है, क्योंकि उनको भी तो गली मोहल्ले का की पल्स का पता है ना। तो मुझे अब मैं उम्मीद करता हूँ कि या तो ये बैठेंगे और कोई ऐसा फार्मूला लेकर आएंगे सामने। अगर मखलूत हुकूमत बननी है, कौमी हुकूमत बननी है, तो फिर वही बात, बहुत मुख्तसर, शॉर्ट और थोड़ी काबीना, और ये कुर्बानी दें कि भाई हम हुकूमत में आ रहे हैं, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम उसके बदले में वजारतें नहीं लेंगे, और हम उसके बदले में जो है ना वो ये जो चल रहे हैं फार्मूले ये नहीं लेंगे, बल्कि हम ये है कि मुल्क को इस्तेकाम देने के लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम जहाँ मुखालफत होगी टिका, मतलब ऐसा कुछ बने सिलसिला। ये जो है ना बहुत ज़्यादा बंदर, उसको भी वजारत, वो आज़ाद रुकन आ रहा है, तुम मुशीर बन जाना, तुम ये बन जाना, तुम वो बन जाना, ये इससे ये अब याद करें पिछली हुकूमत के आखिरी दिन जो थे वो बड़ा मसला हो गया था। मैंने कल भी बात की थी ना, शहबाज शरीफ साहब खुद दरमियान में उनको बात करनी पड़ी थी IMF के साथ, डार साहब के कुछ मेरे ख्याल से हाथ से मामला निकल गए थे, आर्मी चीफ को इन्वॉल्व होना पड़ा था, बाहर के मुल्कों के साथ मामला थे। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन है ना, मतलब ये तो बिल्कुल ये आप समझें कि वो ये PDM2 में तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होंगे ना, इसमें तो आज़ाद को भी आप जोड़ दें, इसमें तो PTI के लोग तोड़ेंगे, इसमें ये करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं, खुदा जाने। ये है कि ये या ये है कि लोग कहें कि अच्छा यार क्या बात है, देखो ना ये पार्टियां एक वक्त ऐसा आया है ना कि इन्होंने अपने अपने वजारतों की ओहदों की कुर्बानियाँ दे दी, छोटी सी एक गवर्नमेंट बनी है, 10, 12, 15 जो 20 आप लगा लें इतनी काबीना बनी है, और ये देखो मुल्क के लिए जो है ना ये भी काम करने में सीरियस, वरना तो ये बहुत ज़्यादा रियासत मुल्क तो सबका है ना। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।